अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। राजपूत विला। कियारा बेड पर मुंह के बल लेटी सोने के नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब से पार्टी से आई थी बेचैन थी। उसे बार बार कांची का चेहरा दिख रहा था। उसने गुस्से से पिलो को उठाकर जमीन फेंक दिया। उसका पूरा रूम बिखरा पड़ा था। कपबोर्ड से कपड़े आधे बाहर लटक रहे थे तो आधे उसी में थे। वो कपड़े कब से बाहर आने को उतावले थे। सारी कुशन जमीन पर गिरी अपनी नाकदरी पर अफसोस कर रही थी। एक सूज बेड के पास था तो एक सोफे के पास बैग सोफे पर पड़े थे। टॉवल जमीन पर गिरी थी। बेचारी बेडशीट को अपनी हालत पर रोना आ रहा था क्योंकि कियारा ने उस पर मेल कर उसका कचूमर बना डाला था। कियारा ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर कांची का मासूमियत भरा चेहरा आया। कियारा झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, उफ, क्या मुसीबत है। आखिर वह डॉल जैसी लड़की मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है। कियारा का मोबाइल कंटिन्यू रिंग कर रहा था। कियारा का किसी से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन कॉल करने वाला शख्स भी उसी की तरह जिद्दी था। कियारा मुंह के बल लेटे हुए फोन को उठाकर अपने कान से लगाते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्या मुसीबत है? किसकी मौत हो गई है? अगर सामने वाला बंदा ये बंदी फोन नहीं उठा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन लगता है तुम फोन पर उंगली रखकर भूल गए हो, जो कंटिन्यू बचाए जा रहे हो। तभी फोन की दूसरी साइड से एक प्यारी सी आवाज आई, कियारा। कियारा उस आवाज सुनते ही उछलकर बेड पर बैठ गई और अपने कान से मोबाइल हटाकर सामने करके देखा तो अपने दांतों तले अपनी जबान को दबा लिया और फिर फोन को दोबारा से अपने कान से लगाते हुए हकलाते हुए कहा, भैया आपी। इस वक्त फोन के दूसरे साइड मौजूद लड़के ने कहा, यह क्या तरीका है कियारा बात करने का? तुम इसलिए मुंबई गई थी ताकि तुम ये घटिया लैंग्वेज सीख सको। कियारा अपने थूक को गटकते हुए अपनी आंखें बंद कर सामने वाले बंदे की डांट सुनने लगी। कियारा, तुम चाहती हो कि मैं दादू से कहकर तुम्हें यहाँ वापस बुलाऊं? कियारा ने झट से आंखें खोल तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं भैया, मैं वहां दोबारा नहीं आने वाली। और आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? फोन के दूसरे साइड वाले लड़के ने टांट मारने की टोन में कहा, क्यों? अब तुमसे बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप इतना सर्व क्यों रहे हैं? मैं तो सिर्फ नॉर्मली पूछ रही थी, लेकिन लगता है मिस्टर राजपूत ने मेरे खिलाफ फिर से आपके कान भरे हैं। उनसे कह दीजिए मेरे काम के बीच टांग अड़ाना बंद करें। अगर मैंने उनके कामों के बीच टांग अड़ाना शुरू कर दिया ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाना है। फिर मत कहिएगा मुझसे कि मैंने उन्हें वार्न नहीं किया था। फोन के दूसरे साइड वाले ने लड़के प्यार से कियारा का नाम पुकारा, कियारा। कियारा अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यार भैया इतने प्यार से नाम मत लिया करे वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाना है। बस भी करे ना। आप जानते हैं आप अकेले ऐसे मर्द हैं जिससे मैं नफरत नहीं करती और अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आप मिस्टर राजपूत की वकालत करने आ जाते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आपकी उनकी वकालत करे, समझे आप? फोन के दूसरे साइड वाले शख्स ने कियारा की बात को बीच में काटते हुए कहा, कियारा तुम मुझे कुछ बोलना भूल रही हो। कियारा अपनी आंखें छोटी कर अपने फोन को घूरने लगी। वह फोन को ऐसे घूर रही जैसे वह फोन को नहीं बल्कि फोन के दूसरे साइड वाले शख्स को घूर रही हो। उसने कहा, आपकी सुई लैंग्वेज पर ही अटकी है भैया। ठीक है, बोलती हूँ। SORRY बोल दिया। फोन की दूसरी साइड वाले लड़के यानी विराज जो कियारा का भाई था उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने कोल्ड टोन में कियारा से कहा, मुझे वर्ड नहीं सुनना, सेंटेंस सुनना है। से सॉरी। कियारा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, भैया वह तो मुझसे नहीं होगा। आप जानते हैं मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। अगर आपको मेरी सॉरी एक्सेप्ट करनी है तो करे वरना आपकी मर्जी, आई डोंट केयर। थोड़ी देर रुककर आगे कहा,
भाई मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। विराज जो कियारा की बातें सुन अपने दिल में कहा, ये कभी नहीं सुधर सकती, लेकिन कियारा की सीरियस टोन सुनकर उसने परेशान होते हुए कियारा से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कियारा ने विराज से कहा, हाँ भैया बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आज एक बर्थडे पार्टी में गई थी आपके बड़े पापा के साथ, तो मुझे वहाँ एक लड़की दिखी। विराज ने बीच में ही बोला, मैंने कहा ना कियारा मुझे शादी नहीं करनी है, तुम फिर से शुरू हो गई। कियारा ने चीरते हुए कहा, भैया पहले मेरी पूरी बात तो सुने, लड़की वर्ड सुनते ही आपकी सुई शादी पर ही अटक जाती है। जरूरी है अगर मैं किसी लड़की से मिलो तो आपकी शादी के लिए मिलो, और भी कोई काम हो सकता है। विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा होना बंद कर। क्या हुआ है बता। कियारा ने कहा, मैं जब से पार्टी से आई हूँ मुझे बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा है, और आपको पता है भैया वह लड़की बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। यही चीजें मुझे बार बार बेचैन कर रही है कि कोई इंसान कैसे किसी से इतना मिल सकता है। अगर चाची को बेटी होती तो वो बिल्कुल आज वाली लड़की की तरह होती। आपको पता है उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत है कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत और इतनी मासूमियत चेहरे वाली लड़की नहीं देखी थी भैया। विराज नॉन स्टॉप उस लड़की की तारीफ सुनते हुए बीच में कहा, कियारा तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया क्या, जो इतनी तारीफ कर रही हो? कियारा ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप भैया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में इतने साल रही, मुंबई आए हुए मुझे इतने साल हो गए, लेकिन आज पहली बार एक अजीब लड़की दिखी। पता नहीं क्यों, पर उसका चेहरा मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और उसकी बातें तो आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। इतना कहकर कांची ने पार्टी में होने वाली हर एक बात को विराज को बता दिया। कियारा की बातें सुन विराज को शॉक्ड एस्टोनिश्ड फेस लगा। वह बेहद परेशान भी हो गया। अब उसे भी उस लड़की को जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी। विराज ने सीरियस टोन में कहा, कियारा उन लोगों से दूर रहना। वह लोग बहुत खतरनाक लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए किसी की जिंदगी मायने नहीं रखती है। मैं एक कुछ ही महीनों में अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में मुंबई आ रहा हूँ, तब मैं तुमसे इस बारे में आराम से बात करूँगा। लेकिन इसके बारे में आप कहीं भी बात नहीं करेगी, अपनी यूनि में भी नहीं। अभी मुझे किसी मीटिंग में जाना है तो तुम सो जाओ, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर विराज ने फोन रख दिया। कियारा भी बेड पर लेट गई। कियारा ने फोन को ऑन कर सोशल मीडिया पर कांची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कांची कहीं नहीं मिली। कियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन? मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आई होप गॉड मुझे एक बार तुमसे और मिला दे। यही सब सोचते हुए कियारा नींद के आगोश में चली गई। मुंबई माथुर हवेली। काव्यांश कांची के पास जाकर कांची के बिल्कुल करीब बैठते हुए कहा, गुड जॉब वाइफी, आखिर तुमने अपने अंदर से 6 साल के दर्द को बाहर निकाल ही दिया। मैं यही तो चाहता था कि तुम वह सब सच बताओ जो हम में से यहाँ कोई नहीं जानता। काव्यांश कांची के हाथ को पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा, एक बात और वैफी, अपने आंसुओं को रोकना बंद करो और रोना शुरू करो। आंसू रोकने से दर्द नासूर बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी और के दिए गए दर्द तकलीफ दे। मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे दिए गए दर्द से तकलीफ हो। कांची ने अपनी भारी पलकों को उठाते हुए काव्यांश को देखते हुए कहा, मैं नहीं रोने वाली, समझे तुम। मेरी आंखों से आंसू तब बहेंगे जब मैं मेरे मामा के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। शौर्य कांची के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें आन्या की कोई गलती नहीं है। उसे बिना गलती की क्यों सजा दे रही हो? वह अभी सिर्फ 18 साल की है कांची, उसे छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मनन, साक्षी जी, मीनल जी, शौर्य सभी कांची को मनाने की कोशिश कर रहे थे। काव्यांश ने देखा कि कांची की सांसें उखड़ रही है। वह कोई भी वर्ड सही से बोल नहीं पा रही थी। काव्यांश कांची को अपने सीने में छुपाते हुए कांच के बैग को सहलाते हुए कहा,
रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, मैं तुम्हारी मामा के हर एक कातिल को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये वादा रहा काव्यांश रघुवंशी का अपनी वाइफ कांची रघुवंशी से। काव्यांश की बातें सुन मानव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा उनके खिलाफ होगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा दे मारा। काव्यांश ने गुस्सा और थोड़ी तेज आवाज में मनन से कहा, मनन, आन्या को कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तुम कार निकालो, हमें कांच को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाना होगा। इसकी कंडीशन खराब हो रही है। कांची की सांसें धीरे होने लगी थी। मनन जैसे ही हवेली से बाहर जाने को हुआ तो संजय माथुर के कहने पर सारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और कुछ गार्ड ने अपनी गन कांची और काव्यांश पर पॉइंट कर दी। संजय माथुर के एक्शन से काव्यांश के बर्दाश्त की हदें खत्म हो चुकी थी। वो कांची को जमीन पर छोड़कर गुस्से से उठा और संजय माथुर के करीब जाकर एक जोरदार का थप्पड़ संजय माथुर के गाल पर जड़ दिया। वो थप्पड़ इतनी जोरदार का था कि संजय माथुर कुछ कदम पीछे हो गए। उस थप्पड़ की आवाज उस पूरे लिविंग एरिया में गूंज गई और सबके सब शॉक्ड हो गए। किसी को काव्यांश के ऐसे एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संजय माथुर हैरानी से अपने सामने खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। आखिर वह भी तो उनका बेटा ही था। काव्यांश के हाथों और सिर की नसें तनी हुई थी। उसके गले की रग दिख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे की तरह लाल थी। उसने संजय माथुर की आंखों में आंखें गाड़ते हुए हर वर्ड को चबा चबा कहा, आखिरी बार आपको मैं समझा रहा हूँ, मेरे और मेरी जान के रास्ते में मत आइए, वरना मुझे आपको और आपकी लंका को बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। न तो मैं पहले वाला काव्यांश हूँ और न ही यह पहले वाली कांची है जिसे आपने जब चाहा मार दिया। यह अब काव्यांश रघुवंशी की सनक है। उसका जुनून है, उसकी वाइफ है। काव्यांश रघुवंशी की वाइफ की तरफ नजर उठाने वाले हर इंसान की मैं आंखें नोच लूंगा, चाहे वह मेरा कोई भी लगे। मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। ये बात आप तो बहुत जानते हैं कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ उसे जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ, और जो चीज मेरी सनक बन जाती है उस पर अपने सिवा किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं करता। आई बात समझ में आपको मेरी? आइंदा से मुझे रोकने की हिम्मत मत कीजिएगा। आज तो सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा। आपको भी इसी हवेली में गाड़ दूंगा, समझे आप? मेरी वाइफ को टॉर्चर करने की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। उसके एक एक दर्द की कीमत आप अपनी हर कीमती चीज से चुकाएंगे। इसलिए अपने पालतू कुत्तों से कहिए कि मेरे बीच में ना आए, वरना ये हवेली कुछ ही घंटों में शमशान घाट बन जाएगी। मैं यह बातें सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, करके दिखा भी सकता हूँ। इन 6 साल में आप भले ना बदले हो, पर मैं बहुत बदल गया हूँ। काव्यांश की टोन में कुछ ऐसा था कि संजय माथुर को अंदर तक हिला गया था। उन्होंने अपने आदमियों से पीछे होने का ऑर्डर दे दिया। सभी आदमी पीछे हो गए। काव्यांश इतना कहकर लंबे लंबे कदम से कांची के पास जाकर कांची को अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर ले जाते हुए कांची के चेहरे को देखते कहा, और अगर तुमने अपनी आंखें बंद की तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा और अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। कांची, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, वो अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए हल्का सा मुस्कुराने लगी। कांची की होंठों को देख काव्यांश को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। आखिर वही होठों उसे बेईमान होने पर मजबूर करते थे और आज उन्हीं होठों पर चोट के निशान थे। कांची फिर से अपनी आंखें बंद करने लगी तो काव्यांश कांची को अपनी बाहों और कसकर भींचते हुए हवेली से बाहर जाते कांची को आंखें बंद करते हुए देख कांची के ऊपर थोड़ा सा झुककर कांच के होठों को अपने दांतों से अड़कर खींचते हुए कसकर काट लिया, जिसे कांची की आंखें खुल गई। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। काव्यांश कांची की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करोगी ना, तो मैं इसी तरह तुम्हारे होंठों को काट लूंगा। समझ में आया तुम्हें स्वीट हॉट? 10 दिन बाद। 10 दिन हो गए थे, लेकिन कांची को अभी तक होश नहीं आया था। काव्यांश जब कांची को हॉस्पिटल लेकर आया था
तब तक कांची बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कांची को चेक कर रूम से बाहर आया तो काव्यांश चेयर पर सिर नीचे किए हुए बैठा था। डॉक्टर ने काव्यांश के पास आकर काव्यांश से कहा, हमें आपकी वाइफ की जल्द सर्जरी करनी होगी क्योंकि उनके ब्रेन में ब्लड जम गया है। अगर हमने उनकी जल्द से जल्द सर्जरी नहीं की तो उनकी जान जा सकती है। सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेज भी है और वह ये कि सर्जरी करने के बाद उन्हें कब तक होश ये हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आपको एक कंफर्मेशन लेटर साइन करना होगा। उस कंफर्मेशन लेटर में ये लिखा होगा कि अगर पेशेंट को सर्जरी के दौरान ये सर्जरी के बाद कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ना तो डॉक्टर होंगे और ना ही हॉस्पिटल। आप डिसीजन ले लीजिए मिस्टर रघुवंशी, क्योंकि हमें सर्जरी आधे घंटे में शुरू करनी होगी। डॉक्टर की बातें काव्यांश को जहर जैसी लग रही थी। उसने एक झटके से चेयर से उठकर डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहा, अगर तुम्हारे पेशेंट को कुछ होता है तो तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लोगे? हाँ, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे पेशेंट की जान जाएगी ना तो तुम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे कैसे हट सकते हो? काव्यांश के बिहेवियर से डॉक्टर डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, देखिए सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए आपको यही पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि यह सर्जरी बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है और पेशेंट की हालत भी क्रिटिकल है। ये सर्जरी बहुत ही कम सक्सेसफुल होती है, वह तो पेशेंट के ऊपर है कि पेशेंट किस तरह से रिएक्ट और रिकवर करता है। आपके इस तरह गुस्सा करने से, यह चिल्लाने से ना तो हॉस्पिटल की पॉलिसी बदल पाएगी और ना ही सर्जरी का प्रोसेस। तो प्लीज़ सर हमारे साथ कोऑपरेट करें, तभी हम आपकी वाइफ को बचा पाएंगे। मनन जो कुछ दूर पर खड़ा कब से काव्यांश को देख रहा था, वह काव्यांश के पास आकर काव्यांश को डॉक्टर से दूर करते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा कभी कम होता है कि नहीं? इस वक्त कांच जिंदगी और मौत के बीच लड़ है और तुम अभी भी लड़ाई के मूड में हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने शॉर्ट टेम्पर क्यों हो। तुम्हें तो जल्द से जल्द कांच को सर्जरी के लिए भेजना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ खड़े लड़ रहे हो। इतना कहकर मनन ने डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहा, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, हम कंफर्मेशन लेटर साइन करते हैं। कुछ पल बाद एक नर्स अपने हाथों में ब्लू फाइल लिए मनन के पास आकर कहा, सर आप प्लीज इस पर साइन करें, डॉक्टर्स वेट कर रहे सर्जरी शुरू करने के लिए। मनन नर्स के हाथों से उस ब्लू फाइल को लेते हुए काव्यांश के पास गया, जो सिर झुकाकर अपने सिर को हाथों पर रख कर बैठा था। मनन काव्यांश के पास जाकर कहा, काव्यांश इस फाइल पर सिग्नेचर करो, डॉक्टर वेट कर रहे हैं। काव्यांश ने अपनी नजरें ऊपर की तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। आज पहली बार उन आंखों में कुछ खोने का डर था। उसने अपने हाथों में फाइल को लिया और फाइल को धीरे धीरे पढ़ने लगा। वह जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था, उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। आज जिंदगी में पहली बार वह किसी अपने की मौत और जिंदगी का फैसला करने वाला था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि डर क्या होता है, तकलीफ क्या होती है और किसी अपने को खोने का खौफ क्या होता है। मनन काव्यांश की तरफ पेन करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे, वह बहुत स्ट्रांग है, एक फाइटर भी है, कुछ भी हो जाए वह मौत से भी लड़कर वापस आएगी और फिर तुमसे भी लड़ेगी। मनन को भी डर लग रहा था, लेकिन वह इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि 6 साल बाद उसकी जान से प्यारी दोस्त उसे मिली थी और आज वह मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी। उसे वह खोना नहीं चाहता था। उसकी हालत देख उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास इस वक्त कमजोर पड़ने का ऑप्शन नहीं था। काव्यांश ने पेन उसके हाथ से लिया और फाइल पर साइन कर दिया। नर्स फाइल लेकर वहां से चली गई। काव्यांश अपने खाली हाथों को देखने लगा तो उसके हाथ खून से लाल हुए थे, उसके शर्ट में भी जगह जगह खून लगे थे। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों इस तरह का बिहेव कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों औरती रूम में लेटी हुई लड़की की उसे इतनी फिक्र हो रही है, इसलिए कि वो उसकी बीवी है या इसके पीछे कोई और वजह है। प्रेजेंट
काव्यांश ने कांची के लिए हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम बुक कर लिया था, जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर और एक ही नर्स को आने की परमिशन थी। वह रूम बाकी रूम से अलग था। वह रूम किसी फ्लैट की तरह था और हॉस्पिटल के कमरों से थोड़ी दूर पर भी था। उसने अपना ऑफिस का सारा काम उस रूम में फिक्स करवा लिया था। अरुण अपनी पीए के जॉब बहुत ही अच्छे से कर रहा था। कांची बेड पर मशीनों के सहारे सोई हुई थी। काव्यांश अपना काम करके उठा तो रात के 10 बजे बज चुके थे। आज का भी पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कांची को होश नहीं आया और ना ही होश आने के कोई सिम्टम्स नजर आए। काव्यांश ने गहरी सांस ली और अपने लिए कॉफी बनाई और ब्लूटूथ के थ्रू अरुण को ऑर्डर देने लगा। अरुण, मथुरस पर नजर रखना। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मुझे डिटेल में चाहिए। आन्या का पूरा ख्याल रखना, उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए और ना ही उसे कोई तकलीफ हो। समझ में आया तुम्हें? अरुण ने कहा। यस बॉस। काव्यांश ने आगे कहा, आन्या को तब तक माथुरस से मिलने मत देना जब तक कांची को होश नहीं आ जाता। उन्हें उसी तरह तड़पने दो। उन्हें भी तो पता चले दर्द कहते किसे हैं। फोन के दूसरे साइड बैठा अरुण, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने काव्यांश की बातों को सुनकर कहा, ओके बॉस, मैं समझ गया। वैसे बॉस मैम अब कैसी है? क्या उन्हें होश आया? काव्यांश, जो कॉफी का कप टेबल से उठाया था, उसने कप को टेबल पर जोर से रखते हुए कहा, तुमसे मैं जो कहता हूँ वह किया करो। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आगे से अगर तुमने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी पूछा ना तो तुम्हारी जबान काट कर फेंक दूंगा, समझे तुम? उसे देखने की परमिशन नहीं है तो उसके बारे में पूछने की भी परमिशन नहीं है तुम्हें। काव्यांश की बातों से अरुण के माथे पर पसीने आ गए। उसने अपने पसीने को साफ करते हुए धीरे से कहा, सॉरी बॉस। काव्यांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। काव्यांश कॉफी का कप उठाकर कांची के पास जाकर बेड के पास लगी चेयर पर बैठते हुए कांची के चेहरे के हर एक अक्ष को अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में उतारने लगा। पिछले 10 दिनों से उसका यही रूटीन बन गया था। वो काम करके घंटों बैठकर कांची के चेहरे देखता था और उससे बातें करता था। अगर कोई जानने वाला काव्यांश को ऐसे देख ले तो वह पक्का बेहोश हो जाए। कांची के मासूम चेहरे को देखने से उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती थी और बची खुची थकावट ब्लैक कॉफी दूर कर देती थी। काव्यांश कांची के पीले पड़ गए चेहरे को देखते हुए कहा, जितना आराम करना चाहती हो कर लो, क्योंकि होश में आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं स्वीट हार्ट। तुम पिछले 10 दिनों से मुझे बहुत परेशान कर रही हो। तुम्हें हर घंटे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम भी पछताओगे कि आखिर तुम 10 दिनों तक सोई क्यों रही। स्वीट हार्ट, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अपनी हालत देखो, जैसे किसी मार्ग से निकाल कर आई हूँ। काव्यांश ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि कांची का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह होंठ जो हमेशा गुलाबी और रसीले हुआ करते थे, वह तो सूख कर पापड़ हो गए थे। एक ऐसे इंसान का चेहरा खिला हुआ कैसे हो सकता है जो पिछले 10 दिनों से सिर्फ दवाइयों और मशीनों के सहारे जिंदा है। काव्यांश अपनी कॉफी खत्म करके लाइट ऑफ कर दी और फिर कांची के बगल में आकर बेड पर लेटते हुए कांची को बिल्कुल करीब कर कांची के सिर को हल्के से उठाकर अपने शोल्डर पर रखा और अपने हाथों को कांची के कमर के चारों तरफ लपेटकर कांची को अपने आप में समाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। पिछले 10 दिनों से उसकी बाकी रूटीनों में से ये भी एक रूटीन बन चुका था। वह जब तक कांची को अपनी बाहों में भरकर नहीं सोता था, उसे नींद नहीं आती थी। कांची की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करते हुए उसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके वह छोटी सी डॉल उसका सुकून बन रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान अपने एहसास को कोई और ही नाम दे रहा था। अपार्टमेंट। रात के 11 बजे। निधि अभी कुछ ही वक्त पहले सोई हुई थी, लेकिन अचानक डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने अपने फोन को उठाकर देखा तो 11 बज रहे थे। वह जब से मुंबई आई थी अकेले ही इस अपार्टमेंट में रह रही थी। टाइम देख निधि का सिर घूम गया।
उसे डर भी लगने लगा कि इस वक्त कौन आ सकता है। वो डरते डरते बेड से उठी और स्लीपर पहन रूम से निकलकर सारी लाइट ऑन कर दी। डर की वजह से उसकी हॉट बात नॉर्मल हार्टबीट के कंपेयर में 2 गुना ज़्यादा तेज चल रही थी। डोर पर खड़ा शख्स जैसे डोरबेल पर हाथ रख भूल गया था जो कंटिन्यू टिंगटोंग बजे जा रही थी। लगातार डोरबेल बजने से निधि को डर से पसीने आ रहे थे। उसने हिम्मत कर लिविंग एरिया में रखे फ्लावर वाश को उठाया और मैन डोर के पास जाकर डोर विवा से बाहर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन जन उसने बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वाश छूटकर जमीन पर गिर गया। कौन था डोर के दूसरे साइड? योजक चिन्ह। निधि ने बाहर खड़े इंसान को देख गहरी सांसें ली, फिर डोर ओपन किया तो सामने शौर्य खड़ा था। लेकिन जब उसने शौर्य के हाथ में वाइन की बोतल को देखा तो उसने तुरंत डोर बंद करने की कोशिश की। वह डोर बंद कर पाती उससे पहले शौर्य ने डोर पर अपने हाथ रख डोर को झटके से पूरी तरह खोल दिया और अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। तो वहीं निधि जमीन पर गिरी हुई थी। शौर्य के डोर पर हाथ रख डोर को धक्का देकर खोलने से निधि का बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गई थी। शौर्य जो बहुत ही ज्यादा नशे में था और वह अक्सर जब नशे में होता था तो अपने प्राइवेट अपार्टमेंट पर आता था और यह पर उसी का अपार्टमेंट था जो उसने निधि को रहने के लिए दिया था। शौर्य निधि को गिरे हुए देखकर कहा, ऊप्स सो सॉरी डियर, मैंने देखा नहीं तुम्हें। वैसे तुम जमीन पर गिरी हुई काफी अच्छी लग रही हो। शौर्य की डबल मीनिंग बातों से निधि को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उठकर खड़े होते हुए शौर्य से कहा, निकलो यहाँ से। शौर्य वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाते हुए वाइन पीने लगा और फिर यहाँ से वहाँ लहराते हुए जाकर सोफे पर धड़ाम से गिर गया। शौर्य की हरकतें देखकर निधि ने गहरी सांस ली और अपार्टमेंट को डोर लॉक कर शौर्य के पास आकर बिल्कुल शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखें उठाकर देखते हुए नशीली आवाज में निधि से पूछा, क्या हुआ? निधि ने शौर्य को देखकर कहा, तुमने वादा किया था ना कि जब तक मैं इस अपार्टमेंट में रहूंगी तुम कभी रात में नहीं आओगे, तो तुम इस हालत में क्यों आए हो? शौर्य ने मुस्कुराते हुए लड़खड़ाते हुए सोफे से उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं वादे तोड़ने के लिए ही तो करता हूँ। शौर्य माथुर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो वादा तोड़ने के लिए करता है, इसलिए कभी भी मेरे वादों पर यकीन मत करना। मैंने आज तक कोई वादा निभाया ही नहीं। मैंने कांच से प्यार किया था और उसके साथ पूरी जिंदगी साथ चलने का वादा किया था, लेकिन देखो मैं उसके साथ 2 कदम भी नहीं चला। इसलिए मेरे वादों पर कभी यकीन मत करना। और रही बात यहाँ आने की, तो यह मेरा अपार्टमेंट है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ ये से, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाला। निधि को अपने सामने खड़े इंसान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह इस वक्त उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। निधि दांत पीसते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे बदतमीज के साथ रहने का। मैं भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, तुम मुझे लेकर आए थे, समझे? तुम मेरी जिंदगी में तुम ही तूफान लेकर आए थे। तुम यहाँ से जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाओ। शौर्य फिर से सोफे पर बैठते हुए अपने हाथों को सोफे के ऊपर फैलाते हुए अपने पैरों को क्रॉस करके निधि के लाल होते चेहरे को देखकर कहा, शौक से बुलाओ लिटिल गर्ल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी जानता है कि यह अपार्टमेंट मेरा है। मैं इस अपार्टमेंट का ओनर हूँ, ना कि तुम, जो कुछ दिन पहले यहाँ आकर रह रही है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें उदयपुर से उठाकर मुंबई जैसे शहर में लाकर इतना अच्छा अपार्टमेंट दिया। मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। आई डोंट लाइक इट। तुम्हें पता है ना, मुझे अपने सिवा किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं है। तुम लड़कियां अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मैं बताऊं तुम लड़कियां क्या हो? चलती फिरती मुसीबत हो, जिसके भी गले पड़ती हो ना, बेचारे का जीना हराम कर देती हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मिस कांची अग्रवाल जो मेरी डार्लिंग की वाइफ है, वो जब से उसकी जिंदगी में आई है उसे परेशान करके रखा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है।
माथुर्स ब्रदर में सबसे फायदे में इस वक्त मेरा बड़ा भाई मनन माथुर है। उसकी जिंदगी मजे की है क्योंकि उसके गले में कोई मुसीबत नहीं है। तुम लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो? तुम्हारी मर्जी की करो तो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करो तो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। आखिर हम लड़के करे तो करे क्या? शौर्य की बातें सुन निधि को ऐसा लगा जैसे पागल खाने से कोई पागल भाग कर आया और बस बड़ा बड़ाए जा रहा है। निधि बिना कुछ कहे वहां से किचन में चली गई। शौर्य का मुंह बन गया, वह उसी तरफ गुस्से से देखने लगा जिस तरफ निधि गई थी। निधि लगभग 5 मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथों में गिलास था। वह गिलास को शौर्य की तरफ करते हुए कहा, पी लो इसे, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। शौर्य निधि के चेहरे को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे डांटोगी नहीं? निधि ने गुस्से से नींबू पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए शौर्य के सामने रखे सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों? मैं तुम्हें क्यों डांटूं? तुम लगते क्या हो मेरे? शौर्य ने अपने इंडेक्स फिंगर को अपने चिन्ह पर रखते हुए सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हाँ, याद आया, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। उस दिन तुम्हारी मम्मी मुझे तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक बताया था। देखो मुझे याद है, पागल लड़की, लेकिन तुम भूल गई। निधि शौर्य को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। निधि को बहुत ही जोर से नींद आ रही थी। निधि अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नींद आ रही है। तुम जाओ यहाँ से, जो भी बात करनी है सुबह में आकर करना, अभी प्लीज मुझे सोने दो। शौर्य सोफे से उठकर निधि के पास जाकर निधि के घुटने के पास बैठते हुए अपने सिर को निधि के गोद में रख दिया। शौर्य के इस एक्शन से निधि बर्फ की तरह जम गई। उसे अपनी बॉडी में 440 वोल्ट का करंट महसूस हुआ। शौर्य निधि के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए कहा, मेरा सिर दबा दो, बहुत दर्द दे रहा है। मुझे भूख भी लगी है। क्या तुमने खाना खा लिया है? निधि की तो हलक तक सूख गई थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आज से पहले कोई भी आदमी उसके इतने करीब नहीं आया था और आज से पहले उसने जिस शौर्य को देखा था ये तो वह शौर्य नहीं था। ये शौर्य तो एक मासूम बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था। शौर्य के गर्म हाथ को अपने हाथों में महसूस करते हुए निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हार्ट बीट 100 की स्पीड में चल रही थी। उदयपुर। पिछले 10 दिनों से ताशा काव्यांश को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कांटेक्ट काव्यांश से नहीं हो पा रहा था। वह काव्यांश के ऑफिस भी गई थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट से चला कि काव्यांश पिछले 10 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है। ताशा को इस बात की बहुत हैरानी हुई थी कि जो काव्यांश वर्कहॉलिक था, वह अपने काम को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो 10 दिन से अपने ऑफिस ही नहीं आ रहा था। काव्यांश का इग्नोर करना और काव्यांश का ना मिलना ताशा की सनक और पागलपन को बढ़ा रहा था। ताशा उदयपुर के एक बार में बैठी वाइन बियर का प्याला पी रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था काव्यांश कहाँ गया। किसी से उसके बारे में पता भी नहीं चल रहा था। उसने बहुत से लोगों से काव्यांश के बारे में पता करने कोशिश की, लेकिन किसी को भी काव्यांश के बारे में कुछ नहीं पता था। वह चेयर पर बैठी ड्रिंक कर ही रही थी कि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। एक आदमी जो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके सामने 3 और आदमी बैठे थे जिनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। उसके सामने खड़े एक लड़के ने कहा, बॉस, काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी मिल गई। सामने खड़े लड़के के मुंह से काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी सुन सोफे पर बैठे आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। उस आदमी ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, वाह, तो आजकल पत्थर दिल इंसान की भी कमजोरी होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मुझे बताओ रोनित, काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी कौन है? मैं भी तो जानूं। जो उदयपुर को अपनी मुट्ठी में रखता है उसे किसने अपनी मुट्ठी में कर लिया? ऐसा कौन पैदा हो गया जो काव्यांश रघुवंशी को कंट्रोल करने लगा? रोनित सोफे पर बैठे आदमी के करीब झुककर उसके कानों में एक नाम लिया, एडवोकेट कांची अग्रवाल।
रोनित ने इतना ही कहा था कि सोफे पर बैठे आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। जहां कुछ वक्त पहले आंखों में चमक थी, अब उन आंखों में गुस्से की लहर थी। 3 साल बाद फिर से वही नाम। सोफे पर बैठे आदमी ने अपनी साइलेंसर गन निकालकर अपने सामने खड़े रोनित के सिर पर रखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी का किसी और को भी पता चले। मैं अपने सिवा मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता, इसलिए तुम्हें आज मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी को किसी और को भी बता सकते हो। रोनित डर से कांपने लगा। वह अपने मुंह से एक वर्ड भी निकालता उससे पहले उस गन का ट्रिगर दब गया और बुलेट रोनित के सिर के आर पार हो गई। रोनित धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ दूर बैठी ताशा ये सब देखकर शॉक्ड हो गई। तो वहीं वह तीनों आदमी भी डर गए, उनके पसीने छूट रहे थे। आखिर वह तीनों आदमी डरते क्यों नहीं? क्योंकि उनके सामने बैठा इंसान एक साइको था, क्योंकि जो इंसान उसे पसंद नहीं आता था वह उसे मार डालता था। सोफे पर बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी तुम लोगों को मृत्युंजय रानावत के खिलाफ जाना है? अगर हाँ तो जा सकते हो, मैं तुम लोगों का रोकूंगा नहीं। शौक से जाओ, क्योंकि मृत्युंजय रानावत जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे जबरदस्ती से बेहद नफरत है। जो मेरी बात मान जाते हैं वो फायदे में ही रहते हैं, और जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे मैं हमेशा के लिए सुला देता हूँ। इतना कहकर उसने अपने सफ़ेद रुमाल से अपने चेहरे पर आए खून के छींटे को साफ करते हुए कहा, अब तुम लोग खुद जाओगे या मैं तुम लोगों को भेजूं? मृत्युंजय रानावत के कहने की ही देर थी कि वह तीनों आदमी हवा की तरह गायब हो गए। मृत्युंजय अपने ड्रिंक के गिलास को खत्म करते हुए साइको की तरह हंसते हुए कहा, आई एम बैक काव्यांश रघुवंशी, अब खेल में मजा आएगा। कौन है मृत्युंजय रानावत? ये दास्तान एक ऐसी मोहब्बत की है जो मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसास को नफरत में बदल दिया। ये कहानी कशिश कपूर और एकांश ठाकुर की है। कशिश जो झल्ली और शरारती थी, दुनिया की रीति रिवाजों से परे अपने ही धुन में अपनी जिंदगी जीती थी। लोगों को परेशान करना तो अपना काम समझती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ एकांश ठाकुर जो दिखने में बेहद हैंडसम था, पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन सोच पर्सनैलिटी से बिल्कुल उलट थी। लोग उसे हार्टलेस किंग कहते थे। उसकी सोच लड़कियों के मामले में लोगों से बहुत अलग थी। उसका मानना था लड़कियों की एक लिमिट होती है जो उन्हें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कशिश और एकांश के बीच कुछ ऐसा हुआ कि एकांश ने कशिश से जबरदस्ती शादी करी और उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे कशिश, जो प्यार के लिए हर हदें पार कर जाया करती थी, उसे प्यार और मर्द से नफरत हो गई। आखिर क्या हुआ था इनके बीच? एकांश की क्या सोच थी लड़कियों के बारे में? क्या इन दोनों में कभी प्यार का फूल खिलेगा? ये सूख कर बंजर बन जाएगा? जानने के लिए पढ़े माय हार्टलेस किंग। हॉस्पिटल। रात के लगभग 3 बजे। कांची की उंगलियां धीरे धीरे मूव कर रही थी। कांची की आंखें बंद हुई फड़फड़ा रही थी, जैसे वह भयानक सपना देख रही हो। कांची की हार्टबीट बढ़ रही थी। उसके चारों तरफ लगी मशीन जोर जोर से बीप करने लगी थी। काव्यांश, जो अभी कुछ देर पहले ही सोया था, मशीनों की बढ़ती आवाज से उसकी आंखें खुल गई, लेकिन जब अपनी बाहों में पड़े वजूद को देखा तो घबरा गया। उसकी बाहों में लेटी वजूद पसीने से भीगते जा रही थी, बंद आंखें मीचते जा रही थी। उसने जल्दी से रूम में लगी बटन प्रेस किया ताकि डॉक्टर आ सके। कायांश बेड से उठकर खड़े होते कांची के नसल कैनुला को सही करने लगा। उसे लगा कि हो सकता है उसके इस तरह करीब लेटने से ऑक्सीजन की पाइप दब गई हो। कांची के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उसकी पूरी बॉडी कांप रही था। बड़ी तो वही कांची सपने में खुद को देख रही थी। अंधेरे कमरे में अकेले थी। उसके हाथ पैर बंधे थे। उस रूम में चूहे, मकड़ी और कॉकरोच थे। चूहे उसके पैरों को काट रहे थे। कॉकरोच बार बार उड़कर उसके ऊपर आ रहे थे।
उस रूम का डोर ओपन हुआ और संजय माथुर अंदर आए, जो बेहद नशे में थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी कांची को देखा और फिर गुस्से से अपनी बेल्ट निकालकर उसे मारने लगे। कांची दर्द से चीख रही थी। संजय माथुर लगभग 10 मिनट तक उसे मारते रहे। उसके कपड़े हल्के हल्के फट गए थे। बेल्ट से मारने से उसके बॉडी के चमड़े भी फट गए थे, जहां से खून रिस रहा था। उन्होंने अल्कोहल की छोटी सी शीशी अपनी पॉकेट से निकाली, उसका कैप खोला और उसे कांची के जख्मों पर गिराते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी वजह मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। कांची अपनी चोट पर अल्कोहल को गिरते महसूस कर दर्द से चीखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी चोट पर जलता कोयला रख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। कांची जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, चीख रही थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। उसकी आवाजें भी उस रूम में घुटने लगी थी। संजय माथुर ने एक जोरदार की किक उसके पेट में मारी, जिससे खून की कुछ बूंदें उसके मुंह में आ गई। संजय माथुर उसे वैसा ही छोड़कर चले गए। कांची अपने जख्मी हाथ को अपने पेट में रख सिसकते हुए बेहोश हो गई। डॉक्टर जल्दी से रूम में आया तो कांची की हालत देख वह भी शॉक्ड हो गया। उसकी बढ़ती हार्ट बीट, बढ़ता बीपी देख वह भी घबरा गया। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को इंजेक्शन रेडी करने को कहा। डॉक्टर ने काव्यांश से कहा, अगर इनका बीपी इसी तरह बढ़ेगा तो इनके ब्रेन की नस फट सकती है, तब इनका बचना नामुमकिन है। आखिर यह होश में क्यों नहीं आ रही? आखिर यह क्या देख रही है? काव्यांश को अपने दिल में दर्द की टीस उठती महसूस हुई। वो कांची कांपते हाथ को पकड़कर कांची के चेहरे को देखने लगा, जहां दर्द की लहरें उमड़ रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता कांची। उससे पहले कांची की हार्टबीट और बीपी नॉर्मल होने लगी। लगभग 20 मिनट बाद कांची धीरे धीरे कर अपनी नीली आंखों को खोला तो उसकी आंखों में आंसू था। उसकी आंखों से आंसू टूटकर पिलो पर गिरने लगे। काव्यांश ने डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कह दिया तो डॉक्टर वहां से चला गया। कांची ने अपने भिगो लगे हाथों को उठाकर अपने पेट पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। काव्यांश कांची के आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए पूछा, स्वीटहार्ट दर्द हो रहा है? बताओ मुझे कहाँ दर्द है? कांची बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी जबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। कांची ने अपने चेहरे को काव्यांश की तरफ से फेर लिया। कांची का इस तरह चेहरा फेरना काव्यांश को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने कांची के चिन्ह को पकड़कर कांची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूं तो मेरे साथ प्यार से ही पेश आओ। मुझे कोल्ड होने पर मजबूर मत करो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? पता है ना, मुझे तुम्हारे ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम मुझे अपने आंसुओं से टॉर्चर क्यों कर रही हो? बताओ क्या हुआ है वाइफी? कांची कुछ पल वैसे ही लेती रही, फिर धीरे धीरे कर अपने हाथ को उठाकर अपने पेट पर रखते हुए रोते हुए कहा, मुझे माँ बनना है। काव्यांश जिसने कांची का हाथ पकड़ा हुआ था, कांची का हाथ छोड़कर बैग से उतरते हुए कहा, व्हाट आर यू मैड? तुमने सुना? तुमने क्या कहा है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कांची ने काव्यांश को देखते हुए अटक अटक कर कहा, इत ना क्यों है? रान हो ही हो तू? मही तो पूछ रहे थे मुझे क्या हुआ है, तो मैंने ट्यूम अपने दिल की बात बताई है। काव्यांश कांची के पास बैठते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती स्वीटहार्ट, घर चलना है, ये यही रहना है। कांची ने नमे गर्दन हिला दी तो काव्यांश मुस्कुराने लगा। कांची काव्यांश के डिंपल को देखने लगी। काव्यांश का डिंपल कांची को सुकून दे रहा था। कांची ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन फिर से उसे वही सब याद आने लगा तो उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी और सीलिंग को घूरने लगी। कांची को बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वह खामोश थी। काव्यांश ने कांची से कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? तुम वह रिकॉर्डिंग सच में दुनिया को दिखाना चाहती हो?
काव्यांश अब सोफे पर बैठा कांची को देख रहा था। कांची ने सीलिंग को देखते सिर्फ हम्म कहा। कांची की आंखों से आंसू गिर रहा था। 6 साल से वह तड़प रही है। वो 1 महीने की कैद उसकी पूरी जिंदगी को जहन्नुम बना गई है। कांची लगभग 1 घंटे बाद सो गई। जब काव्यांश को पूरी तरह से यकीन हो गया कि कांची सो गई है तो वह सोफे से उठकर बाहर चला गया। वह बाहर हॉस्पिटल की टेनिस पर आकर सिगरेट जलाकर सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा। वह जिस डैड से जान से ज्यादा प्यार करता था वह इतने घटिया निकलेंगे उसने कभी सोचा नहीं था। वह जो करने वाला था उससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और साथ में उसका अपना कोई नहीं बचेगा। वह तो रो भी नहीं सकता था क्योंकि वह एक मर्द था। उसने कुछ मिनट में 5 सिगरेट पी ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली एक 20 साल की लड़की को इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। काव्यांश सिगरेट के धुएं को हवा उड़ते हुए किसी गहरी सोच में डूब गया। आप अपनी वाइफ की इतनी केयर करते हैं तो उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारते हैं सर? वह तो छोटी सी गुड़िया की तरह उन्हें मारने के लिए एक इंसान बहुत बार सोचेगा। तो आपको उन्हें मारते हुए उन पर रहम नहीं आया था। आप तो इतने लकी है कि आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली फिर भी आप उन्हें टॉर्चर करते थे। काव्यांश उस नस को देखने लगा और पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? नस ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जब उनके कपड़े चेंज किए तो उनकी बॉडी को देख शॉक्ड हो गई। उनकी बॉडी पर 18 स्ट्रेचेस लगे हैं और बहुत से कट के निशान भी है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डेली किसी चीज से मारा जाता था। इतना कहकर वह नस वहां से चली गई। काव्यांश हैरान था, आखिर उसकी वाइफ के कितने राज थे जो उसे मालूम नहीं थे। काव्यांश अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया और अरुण को कॉल लगाया। 3 बेर जाने के बाद अरुण ने फोन उठाया और नींद भरी आवाज में कहा, यस बॉस। काव्यांश ने कहा, अरुण कल उस वीडियो को टेलीकास्ट करवाओ। सुबह की सबसे पहली न्यूज ही संजय माथुर की होनी चाहिए। इतना कहकर उसने फोन रखकर वापस कांची के पास चला गया। मथुरस हवेली। मीनल माथुर इन 10 दिनों में बीमार पड़ गई थी। आखिर उनकी इकलौती बेटी 10 दिन से गायब थी। संजय माथुर भी बहुत परेशान थे। उन्होंने ने भी अपनी पूरी ताकत लगा ली थी लेकिन उन्हें आन्या कहीं नहीं मिली। वह भी बहुत थक गए थे। आन्या के जाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी बेमायने लग रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं था। मानव माथुर और साक्षी जी उदयपुर वापस चले गए थे। मानव जी अपनी भाई के इलेक्शन में रुकावट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए दूसरे ही दिन वापस चले गए थे। यूनिवर्सिटी। कियारा लेक्चर अटेंड कर रही थी। अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। उसका फोन साइलेंट पर नहीं था। उसके फोन के रिंग बजने से सारे क्लास के लोग साथ में प्रोफेसर मनन भी उसे देखने लगे। कियारा जो लेक्चर नोट करने में इतनी मस्त थी कि अपने ही फोन की रिंग सुन चौंक गई और जब सभी को अपनी तरफ घूरते देखा तो अपने मोबाइल को अपने बैग से निकालकर रिसीव करने को हुई तो मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी आंखें बाहर आने को हुई क्योंकि उसे कोई और नहीं बल्कि मनन कॉल कर रहा था। कियारा ने जब अपनी आंखें सामने करके देखा तो मनन ने कियारा को आंख मार दी। कियारा के दोनों आईब्रो तन गए। एक तो लड़के उसे जहर लगते थे, ऊपर से उसके इस छिछोरा प्रोफेसर ने आज हद पार कर दी थी। मनन ने कियारा से कहा, स्टैंड अप। और यह क्या बदतमीजी है मिस कियारा, आपको क्लास में आने से पहले अपना फोन साइलेंट रखना चाहिए। आज आपकी वजह से सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए। मनन की चालाकी देख कियारा के गुस्से की हद हो गई। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सही कहते हैं प्रोफेसर, सारी प्रॉब्लम जड़ यह मोबाइल ही तो है। इतना कहकर कियारा अपनी सीट से उठकर मनन के पास जाकर फोन उठाकर जमीन पर पटक दिया। मनन के साथ साथ सभी स्टूडेंट भी बड़ी बड़ी आंखें कर कियारा को देखने लगे। कियारा फोन पर अपने जूते रख कुचलते हुए किचकिचाते हुए धीरे से मनन से कहा, प्रोफेसर यही हाल मैं आपका भी कर सकती हूँ। छिछोरों की तरह मुझ पर लाइन मारना बंद करिए। इतना कहकर वह क्लास से बाहर चली गई। मनन जमीन पर पड़े टूटे फोन को देख रहा था जो उसने अपनी सैलरी से कियारा को लेकर दिया था। उदयपुर बार।
ताशा ड्रिंक का ग्लास लिए हुए मृत्युंजय के पास आकर उसके सामने टेबल पर बैठ गई। उसने इस वक्त थाई तक रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शराब पीने से उसकी आंखें नशीली हो गई थी। ताशा ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे डील करना चाहोगे? मृत्युंजय अपने सामने बैठी लड़की का दीवाना हो गया। ताशा थी इतनी खूबसूरत कि हर लड़का उसका दीवाना हो जाए। मृत्युंजय ने ताशा को देखते हुए पूछा, कैसी डील? ताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे काव्यांश को हासिल मदद कर दो और मुझसे बदले में जो चाहो वह ले लो। मैं हर चीज तुम्हें देने को तैयार हूँ। मृत्युंजय एविल स्माइल के साथ कहा, ग्रेट, तो ठीक है, जब तक तुम्हें काव्यांश हासिल नहीं होता तुम्हें हर रात मेरे साथ सोना होगा। ताशा शॉक्ड हो गई, लेकिन वह काव्यांश को हासिल करने के लिए कोई भी हद तक जा सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मृत्युंजय ताशा को उठाकर अपने थाई पर बैठते हुए अपने हाथों से ताशा के खुली थाई को सहलाते हुए कहा, कहो क्या शर्त है डार्लिंग? ताशा अपनी उंगलियों को मृत्युंजय के चेस्ट पर फेरते हुए कहा, जितनी भी रातें हम साथ गुजारेंगे रोज नए बेड और नए कमरे में गुजारेंगे, क्योंकि मैं एक कमरे और एक ही बेड रोज रातें गुजार कर बोर नहीं होना चाहती। मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए अपने लब ताशा के लब पर रख पैशनेटली किस करते हुए उसके होंठों से हटकर अपने चेहरे को उसके गले में छुपाते हुए कहा, मंजूर है। डियर रीडर्स, लाइक, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा और हमारी न्यू नॉवेल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये दास्तान एक ऐसी मोहब्बत की है जो मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसास को नफरत में बदल दिया। ये कहानी कशिश कपूर और एकांश ठाकुर की है। कशिश जो झल्ली और शरारती थी, दुनिया की रीति रिवाजों से परे अपने ही धुन में अपनी जिंदगी जीती थी। लोगों को परेशान करना तो अपना काम समझती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ एकांश ठाकुर जो दिखने में बेहद हैंडसम था, पर्सनैलिटी ऐसी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन सोच पर्सनैलिटी के बिल्कुल उलट थी। लोग उसे हार्टलेस किंग कहते थे। उसकी सोच लड़कियों में मामले में लोगों से बहुत अलग थी। उसका मानना था लड़कियों की एक लिमिट होती है जो उन्हें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कशिश और एकांश के बीच कुछ ऐसा हुआ कि एकांश ने कशिश से जबरदस्ती शादी करी और उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे कशिश जो प्यार के लिए हर हदें पार कर जाया करती थी, उसे प्यार और मर्द से नफरत हो गई। आखिर क्या हुआ था इनके बीच? एकांश की क्या सोच थी लड़कियों के बारे में? क्या इन दोनों में कभी प्यार का फूल खिलेगा? ये सुख कर बंजा बन जाएगा? जाने के लिए पड़े माय हार्टलेस किंग। अगली सुबह ये सुबह किसी की जिंदगी में तूफान लाने वाला था तो किसी की जिंदगी में खुशियां। अब ये खुशियां किस तरह की होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। माथुर हवेली। संजय जी, शौर्य, मनन और मीनल जी चारों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मनन कॉफी पी रहा था, शौर्य जूस पी रहा था, मीनल जी प्लेट में चम्मच चलते हुए किसी सोच में डूबी थी। उनका ध्यान तो अपनी बेटी की तरफ था। मीनल माथुर को एहसास हुआ कि आज उनके साथ जो भी हो रहा है उनके किए की सजा है। उन्होंने भी एक 20 साल की बच्ची के साथ क्या कुछ होने दिया था। अगर वह चाहती तो वह सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इस वक्त उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। वो ये भी नहीं जानती थी कि उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। लोग सही कहते हैं, वक्त का चक्र घूमकर वापस जरूर आता है। जिस तरह कांची जिंदा होते हुए भी दुनिया की नज़र में मर चुकी थी, उसी तरह आज आन्या जिंदा होते हुए अपनों की नज़र में मर चुकी थी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि राणे दौड़ते हुए डाइनिंग एरिया में आया और हफ्ते हुए कहा, बॉस जल्दी से लिविंग एरिया में चलिए। राणे को इस तरह घबराए हुए और परेशान देखकर संजय माथुर हैरान हो गए। मनन और शौर्य भी राणे की हालत देख हैरान थे, क्योंकि आज से पहले राणे हमेशा ही शांत रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था। वह बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए संजय माथुर के हर ऑर्डर को फॉलो करता था।
चाहे वो ऑर्डर किसी की जान लेने का हो या किसी को बर्बाद करने का हो, वह तब भी उफ तक नहीं करता था। संजय माथुर ने चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कहा, रानी इस तरह क्यों घबराए हुए हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया है। आज से पहले तो तुम इस तरह कभी बिहेव नहीं किया था। क्या हुआ है? रानी गहरी सांस लेते हुए कहा, बॉस आप पहले लिविंग एरिया में चले, आपको सब पता चल जाएगा। सभी उठकर डाइनिंग एरिया से निकलकर लिविंग एरिया में आए तो लिविंग एरिया में लगे एलईडी टीवी पर एक न्यूज़ ने तूफान मचाया हुआ था और यह न्यूज़ थी संजय माथुर की, जिसमें संजय माथुर खुद यह एक्सेप्ट कर रहे हैं थे कि किस तरह उन्होंने कशिश अग्रवाल को 6 साल पहले मारकर जिंदा दफना दिया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें सीएम का इलेक्शन जीतना था। संजय माथुर शॉक्ड हो गए। तभी रानी के फोन पर एक फोन आया। रानी ने जब उस फोन को अपने कान से लगाया तो फोन की दूसरी साइड की आवाज सुन उसने फोन को संजय माथुर की तरफ करते हुए कहा, बॉस पार्टी चीफ का कॉल है। संजय माथुर ने फोन को अपने कान से लगाया तो फोन के दूसरे साइड से कोल्ड आवाज आई, तुम अभी के अभी सीएम की कुर्सी से रिजाइन करो। तुम्हारी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं, समझे तुम? संजय माथुर कुछ बोलते फोन टू टू करने लगा। संजय माथुर ने गुस्से से फोन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे था। शौर्य और मनन संजय माथुर को देख रहे थे। मनन संजय माथुर के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, 6 साल पहले आपने मेरी माँ की कसम देकर मुझे रोक लिया था, वरना मेरे पास भी इतने सबूत थे कि मैं अपने बाप को बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे मेरी माँ और बहन की फिक्र थी। लेकिन अब आप क्या करेंगे मिस्टर माथुर? झूठ से और धोखे से हासिल की गई चीजें एक दिन हमारे हाथों से गायब हो ही जाती है। आपको अपनी सीएम की कुर्सी पर बहुत गुरूर था ना। देखिए उस लड़की ने चुटकियों में आपसे सीएम की कुर्सी छीन ली, जिसे पाने के लिए आपने कितने खून बहाए। क्या कुछ नहीं किया सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आपने जिन लोगों के खून बहाए थे ना, उनकी हाय लगी आपको। अब आप जो कर सकते हैं करिए, क्योंकि अब आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। अगर आपने एक अच्छा काम किया होता ना तो मैं आपका साथ जरूर देता, पर अफसोस आप इतने गिरे हुए डैड है कि एक बेटा अपने डैड का साथ भी नहीं दे सकता। आज मैं ये घर छोड़ रहा हूँ, आपको आपकी डूबती लंका मुबारक हो मिस्टर माथुर। इतना कहकर मनन वहां से चला गया। शौर्य ने संजय माथुर को देखते हुए कहा, सॉरी डैड, पर मैं भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको गलत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये सब हमारे लिए ही किया था, लेकिन आपका तरीका गलत था। रियली सॉरी डैड, मैं प्लेबॉय हो सकता हूँ लेकिन घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं इल्लीगल काम नहीं करता, मुझे माफ करना डैड। इतना कहकर शौर्य भी चला गया। मीनल जी आंखों से आंसू गिर रहा था। वह जाती तो कहाँ जाती, उसके हस्बैंड और उनके बच्चे तो उनकी दुनिया थे। उनके हस्बैंड गलत हो या सही, अपने हस्बैंड का साथ देना तो उनका फर्ज था। उन्होंने संजय माथुर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हमारे बच्चे आपके साथ हो यह न हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ थोड़ी हूँ क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। संजय जी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ को देखने लगे जो हर हाल में उनके साथ खड़ी होती थी। संजय जी रानी को देखते हुए कहा, कुछ भी करो, इस न्यूज़ को 24 घंटे के अंदर गायब करो और एक टाइम फिक्स करो जिसमें मैं उस चींटी जैसी लड़की से मिल सकूं। उसकी वजह से आज मेरे दोनों बेटे मेरे खिलाफ है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हॉस्पिटल। कांची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी बॉडी से हर मशीन को अलग कर दिया गया था। डॉक्टर ने आज उसे डिस्चार्ज करने को भी कह दिया था। काव्यांश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे अपने सर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि वह पूरी रात नहीं सोया था। उसने जब न्यूज़ ओपन किया तो न्यूज़ को देख शॉक्ड हो गया। उसने अरुण को कॉल लगाते हुए कोल्ड टोन में पूछा, ये सब क्या है अरुण? ये तो वह वीडियो नहीं है जिसमें संजय माथुर उस आदमी को मार रहे थे। ये तो कोई और वीडियो है और यह किसने टेलीकास्ट करवाई है? अरुण भी परेशान होते हुए कहा।
बॉस मैं भी नहीं जानता, मैं जब वो वीडियो टेलीकास्ट करवाने वाला ही था कि तभी एक प्राइवेट सोशल मीडिया से यह वीडियो अपलोड हुई। कौन किया, किसने किया, कोई नहीं जानता। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड हुई, सारे न्यूज़ चैनल ने एक एक कर इस वीडियो को अपने न्यूज़ चैनल पर प्ले करने लगे, और करते भी क्यों नहीं। आखिर मुंबई के टॉप बिजनेसमैन और सीएम की वीडियो थी जिससे उनकी अच्छी कमाई हो सकती थी। मैं कब से आपको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था। बॉस मुझे ये पूछना था, क्या मैं अभी भी इस वीडियो को टेलीकास्ट कराऊं? काव्यांश ने परेशान होते हुए कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अरुण तुमने पता किया कि किस आईडी यह वीडियो अपलोड हुई है? अरुण ने कहा, यस बॉस, ये कोई महबूबा आईडी करके है जिससे यह वीडियो अपलोड हुई थी, लेकिन आधे घंटे बाद ही यह वीडियो उस आईडी डिलीट भी हो गई। उस आईडी को जैसे वह वीडियो न्यूज़ चैनल को देना चाहता था। मैंने महबूबा वाली आईडी के बारे में पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ घंटे पहले ही यह आईडी भी डिलीट हो गई। मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है जो अपनी पहचान लोगों से छुपाना चाहता है। बॉस एक बात समझ में नहीं आ रही है, यह आईडी वाला इंसान जो कोई भी है वो कांची मैम की मदद क्यों कर रहा है? मदद कर रहा है या उन्हें और भी प्रॉब्लम में डाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो से तो संजय माथुर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और पता चला है कि पार्टी चीफ ने उन्हें सीएम की कुर्सी से रिजाइन करने को भी कहा है। मुझे लगता है बॉस संजय माथुर कांची मैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वह इस वक्त एक घायल शेर की तरह है और आप तो जानते हैं एक घायल शेर कितना खतरनाक होता है। काव्यांश ने फोन को रखते हुए बेड पर सोए कांची को देखने लगा। वह भी परेशान था कि कौन है यह आईडी वाला इंसान जो कांची के लिए दुश्मन था या दोस्त, समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये था, उसे संजय माथुर की कंफर्मेशन वीडियो से कहां से मिली? यह वीडियो तो पार्टी वाली रात की थी। कौन है जो संजय माथुर से टकराने की हिम्मत कर रहा है? 1 घंटे बाद कांची ने अपनी आंखें खोली तो सामने काव्यांश को सोफे से सिर टिकाए सोते देखा, लेकिन टेबल पर रखे कप को देख हैरान हो गई क्योंकि टेबल पर 10 कप रखे थे। कांची हिम्मत करते हुए धीरे धीरे बेड से उठी और वॉल का सहारा लेते हुए रूम से अटैच वॉशरूम में चली गई। लगभग 15 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर आए और काव्यांश को सोते देख बेड पर बैठ गई और बिना पल के झपकाए काव्यांश को देखने लगी। वह काव्यांश को देखने में इतना खो गई कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह काव्यांश को पिछले 10 मिनट से देख रही थी। काव्यांश जो वॉशरूम के डोर खुलने पर ही उठ गया था, लेकिन आंखें बंद कर कांची की हर हरकतों को देख रहा था। लेकिन कांची के कंटिन्यू घूरने से उसने चीर कर अपनी आंखें खोलते हुए कहा, बस भी करो चेरी, कितना घूरोगी? तुम्हारा है हस्बैंड हूँ, किसी नेबर का नहीं हूँ। काव्यांश के इस तरह बोलने से कांची झेप गई। आज पहली बार उसकी हार्टबीट की एक बीट मिस हुई। उसने अपनी नजरें काव्यांश की तरफ से फेरते हुए कहा, हम वापस कब जाएंगे? काव्यांश कांची को घूरते हुए टांट मारने की टोन में कहा, वापस जाने की क्या जरूरत है चेरी? मैं पिछले 10 दिनों से हमारा ये स्लीपिंग हनीमून एंजॉय कर रहा हूँ, तो तुम भी करो, बड़ा मजा आएगा। कांची सिर्फ काव्यांश को घूर कर रह गई। कांची ने कहा, तुमने इतनी काफी क्यों पी, क्या हुआ है? काव्यांश जिसका सिर दर्द दे रहा था, कांची के सवालों से उसे गुस्सा आने लगा तो उसने चिढ़ते हुए कहा, काफी को मैं पसंद आ गया था, इसलिए वह चाहती थी मेरे सिवा उसे कोई और न पिए, इसलिए मैंने सारी काफी पी ली। अब कोई और सवाल है तुम्हारा चेरी? कांची ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, सही कहा, तुम्हें कड़वे लोग ही पसंद कर सकते हैं जैसे तुम, वैसे तुम्हारी काफी। काव्यांश को कांची की बातें अच्छे से सुनाई दे रही थी। वह अपने एक आईब्रो को उठाते हुए अपनी चेरी को देखने लगा। आखिर वही तो एक अकेली लड़की थी जो उसके मुंह पर उसकी बुराई करती थी। कांची ने अपने हाथों को देखते हुए मासूमियत से कहा, मुझे भूख लगी और चाय पीने का मन कर रहा है। काव्यांश सोफे से उठकर कांची के करीब आने लगा तो कांची को अपनी हार्टबीट बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी हार्टबीट क्यों बढ़ रही है। काव्यांश कांची पास आकर अपने सिर को कांची के गोद में रख बेड पर लेटते हुए कहा, तुम्हें चाय तब मिलेगी जब तुम मेरा सिर दबाओगी चेरी।
काव्यांश जो कांची के हाथ को पकड़ने जा रहा था, कांची अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, मुझे सिर दबाना नहीं आता। काव्यांश जिसके सिर में दर्द हो रहा था, उसने गुस्से से कांची से गला दबाना आता है। कांची ने तुरंत कहा, वह तो सबको आता, तो मुझे क्यों नहीं आएगा। कांची ने तो आज जैसे ठान लिया है कि वो काव्यांश को इरिटेट करके ही रहेगी। काव्यांश ने कांची से कहा, एक लड़की होकर तुम्हें सिर दबाना नहीं आता। तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने हस्बैंड की हर बात माने, उसका सिर दबाए, उसे अपने हाथों से खाना खिलाएं। वो जब ऑफिस से आए तो उसके लिए ग्लास में पानी लाए। ऑफिस से आने के बाद अपने हस्बैंड से प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करे, उसे गुड नाइट किस करे और उसे ढेर सारा प्यार करे और रात में आई लव यू बोलकर सोए। काव्यांश कहते जा रहा था तो वही कांची आंखें बाहर आने को हो रही थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।